तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या कुत्ते भी किसी केस के गवाह हो सकते हैं? सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ था। दरअसल 3 अगस्त 2025 को कर्नाटका की एक महिला गायब हो जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस तलाश में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। तभी एक कुत्ता इस केस में ऐसा क्लू दे जाता है जिससे न सिर्फ ये केस सॉल्व होता है, बल्कि एक हिला देने वाली हैवानियत का खुलासा होता है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। हम लक्ष्मी देवी मर्डर केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर लक्ष्मी देवी कौन थी? इसके कत्ल की वजह क्या थी? कातिल कौन था? और एक कुत्ते की मदद से कैसे ये केस सॉल्व हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। इस केस को सॉल्व करने में पुलिस का भी काम काफी सराहनीय था। वो कैसे, बताएंगे आगे। उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 4 अगस्त 2025। लगभग दोपहर का समय था। कर्नाटक के टुमकुरू के तहत आने वाले वेल्लभी पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहां पर बसवराज नाम का एक व्यक्ति आता है। थाने में आकर वो बताता है कि उसकी पत्नी गायब है। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी उर्फ लक्ष्मी देवम्मा है। वो मूल रूप से वेल्लभी गांव की ही रहने वाली थी। बसवराज जब अपने पत्नी के गायब होने की बात पुलिस वालों को बताता है, तो पुलिस वाले उसे एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहते हैं। पुलिस के सामने अपनी पत्नी के गायब होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बसवराज कहता है कि उसकी पत्नी गांव में उसके साथ ही रहती थी। बसवराज एक कारपेंटर के तौर पर काम करते हुए अपना गुजारा करता था, जबकि पत्नी घर में रहते हुए घरेलू काम संभालती थी। लक्ष्मी देवी की एक बेटी भी थी, जिसकी शादी 2019 में हो चुकी थी। बयान के मुताबिक 3 अगस्त 2025 को लक्ष्मी देवी अपने पति से ये कहते हुए घर से निकलती हैं कि वो अपनी बेटी के ससुराल उससे मिलने जा रही हैं। लक्ष्मी देवी की बेटी का नाम तेजस्वी था। वो अपने पति के साथ हनुमंतपुरा में रहती थी। लक्ष्मी देवी कहकर गई थी कि शाम तक वो घर वापस आ जाएंगी, लेकिन शाम तक उसका पति इंतजार करता रहता है, लेकिन वो वापस नहीं आती हैं। जब थोड़ा अंधेरा छाने लगता है, तब बसवराज अपनी पत्नी को फोन लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अपनी पत्नी के बारे में जानकारी लेने के लिए वो अपनी बेटी को फोन करता है। जवाब में बेटी कहती है कि मां तो शाम ढलने से पहले ही निकल गई थी। बसवराज ये सब सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। पत्नी के बारे में पता लगाने के लिए वो आसपास रहने वाले कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी फोन करता है, लेकिन कहीं से भी लक्ष्मी देवी की कोई खबर नहीं मिलती है। पूरी रात लगभग इसी इंतजार में कट जाती है कि शायद लक्ष्मी देवी वापस आ जाएंगी, लेकिन इंतजार बस इंतजार बनकर रह जाता है। इस बयान के आधार पर पुलिस वाले एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और लक्ष्मी देवी की तलाश के लिए तुरंत पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन में लग जाती है। पहले तो पुलिस वाले लक्ष्मी देवी की बेटी से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां से पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। लक्ष्मी देवी की बेटी पर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि वो पुलिस वालों के सभी सवालों के सटीक जवाब देती रहती है। पुलिस वाले कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री के आधार पर भी लक्ष्मी देवी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिलती है। कुल मिलाकर पुलिस वाले अपने स्तर से पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। पुलिस वालों के सामने एक और चुनौती थी कि वो महिला ऐसे इलाके से गायब हुई थी जहां ना कोई सीसीटीवी फुटेज था और ना कोई गवाह था। 3 दिन यूं ही निकल जाते हैं। लक्ष्मी देवी को ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने जैसा साबित हो रहा था, लेकिन अंधेरे में तीर चला रहे पुलिस के लिए 7 अगस्त 2025 की सुबह एक कुत्ता उम्मीद की किरण लेकर आता है। लक्ष्मी देवी वेल्लभी पुलिस स्टेशन इलाके से गायब हुई थी। यहां से कोर्टागेरे पुलिस स्टेशन की दूरी लगभग 60 किलोमीटर के करीब है। कोर्टागेरे इलाके में सुबह सुबह जब लोग अपने काम के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोगों की नजर एक बड़ी सी अजीब चीज पर जाती है। दरअसल उन्हें एक कुत्ता अपने मुंह में इंसानी हाथ दबाए घूमता हुआ नजर आता है। लोग ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वो इस बात की जानकारी तुरंत पास के ही कोर्टागेरे पुलिस स्टेशन को देते हैं। जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंच जाती है जहां कुत्ते को देखा गया था। तुरंत ही उस कुत्ते को ट्रैक कर लिया जाता है और उसके मुंह से हाथ का टुकड़ा बरामद कर लिया जाता है। हाथ के टुकड़े को देखते ही पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि इस टुकड़े को बड़ी ही सफाई से किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया है।
इसके साथ ही पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि जरूर इस इलाके में इसी तरीके के कुछ और टुकड़े फेंके गए होंगे। इसी शक के आधार पर पुलिस वाले आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। उनका शक सही साबित होता है। उन्हें एक के बाद एक लगभग 10 छोटे छोटे थैले मिलते हैं। जब उन थैलियों को खोला जाता है तो उसमें से मानव शरीर के टुकड़े मिलते हैं। उन टुकड़ों को पहले पेपर से लपेटा गया था और फिर उसे ब्लैक पॉलिथीन में डालते हुए सुनसान इलाके में फेंका गया था। पुलिस वाले कई घंटों की मेहनत के बाद लगभग 5 किलोमीटर के इलाके में 10 पॉलिथीन ढूंढने में कामयाब रहते हैं। जब इन टुकड़ों को एक साथ जमा किया जाता है तो लगभग आधा ही शरीर का हिस्सा बनकर तैयार होता है। इससे साफ पता चल रहा था कि इस शरीर के आधे टुकड़े अभी भी शायद इसी तरह कहीं ना कहीं फेंके हुए हो सकते हैं। हालांकि अब अंधेरा हो चुका था, इसलिए सर्च ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। उन टुकड़ों से यह तो नहीं पता चलता है कि शव किसका है, लेकिन उन टुकड़ों में एक हाथ ऐसा था जिसकी उंगली में एक अंगूठी अभी मौजूद थी। ये इस बात की ओर इशारा था कि ये शरीर के टुकड़े जरूर किसी महिला के हैं। उंगली में अंगूठी का होना इस बात का भी सबूत था कि ये हत्या लूटपाट के लिए नहीं हुई है। अगले दिन पुलिस की कई टीम फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। अगले दिन की पूरी मेहनत के बाद पुलिस वालों को लगभग 9 थैलियां और मिलती हैं। उसमें भी उन्हें इसी तरह के इंसानी टुकड़े मिलते हैं। लकीली पुलिस वाले कटा हुआ सर भी बरामद करने में कामयाब हो जाते हैं। कुल मिलाकर पुलिस वाले 19 टुकड़े जमा करते हैं। उन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हुए शरीर का आकार दिया जाता है। पुलिस वालों ने कटा हुआ सर भी बरामद कर लिया था। उस आधार पर महिला की पहचान करने की कोशिश शुरू हो जाती है। हालांकि शुरुआती कोशिश के बावजूद पुलिस वाले उस महिला की पहचान करने में नाकाम रहते हैं। महिला की पहचान करने की कोशिश के तहत पुलिस वाले अब आसपास के पुलिस स्टेशन में हाल के दिनों में दर्ज हुई मिसिंग रिपोर्ट की लिस्ट मंगवाते हैं। कुछ ही देर में कोटागेरे पुलिस के पास हाल के दिनों में आसपास के सभी थानों में दर्ज हुई सभी महिलाओं की मिसिंग रिपोर्ट आ जाती है। सभी रिपोर्ट्स की गहराई से अध्ययन करने के बाद पुलिस वालों को समझ आता है कि टुकड़ों में मिली महिला का हुलिया काफी हद तक वेल्लभी पुलिस स्टेशन से आई लक्ष्मी देवी नाम की मिसिंग महिला से मैच कर रहा है। इसी आधार पर वेल्लभी पुलिस स्टेशन से संपर्क करते हुए लक्ष्मी देवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले उसके पति बसवराज को कोटागेरे पुलिस स्टेशन आने को कहा जाता है। बसवराज कोटागेरे पुलिस स्टेशन आकर उस महिला की पहचान अपनी गायब हुई पत्नी 42 वर्षीय लक्ष्मी देवी के तौर पर करता है। इस तरह साफ हो जाता है कि जो लक्ष्मी देवी 3 अगस्त को गायब हुई थी, उसे किसी ने टुकड़ों में काटकर 19 अलग अलग लोकेशन पर लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में फेंक दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी हैवानियत लक्ष्मी देवी के साथ किसने की है। चूंकि महिला की पहचान हो चुकी थी और उसकी मिसिंग रिपोर्ट ऑलरेडी वेल्लभी पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, इसलिए इस केस को वापस वेल्लभी पुलिस स्टेशन को आगे की जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस केस की जांच के लिए तथा लक्ष्मी देवी के कातिल को पकड़ने के लिए इलाके के एसपी अशोक केवी कई टीम का गठन करते हैं। एक कुत्ते की वजह से महिला की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों को अब तक इस मामले में कहीं से कोई दूसरा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे पता चले कि कातिल कौन है। गांव का इलाका होने की वजह से सीसीटीवी कैमरा भी काफी सीमित क्षेत्र में लगे हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर भी पुलिस वालों को कहीं से कोई खास क्लू नहीं मिलता है। पुलिस वाले फिर भी हार नहीं मानते हैं और अब उस इलाके से गुजरने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करना शुरू करते हैं, जहां के जंगलों में लक्ष्मी देवी के शव के टुकड़े मिले थे। उन सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पता चलता है कि महिला के गायब होने वाली तारीख से लेकर उसके टुकड़ों में मिलने की तारीख तक हजारों गाड़ियां उस रोड से गुजरी हैं। किसी भी गाड़ी में पुलिस वालों को कुछ भी अलग नजर नहीं आता है। एक के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए जाते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता है। एक समय तो लगने लगता है कि शायद ये एक पहेली बनकर रह जाएगी कि लक्ष्मी देवी को 19 टुकड़ों में किसने काट दिया। लेकिन एक अलर्ट पुलिस ऑफिसर की परखी नजर सड़क पर गुजरने वाले दर्जनों गाड़ियों में एक गाड़ी पर कुछ अलग बात नोटिस करती है। दरअसल वो नोटिस करते हैं कि 3 अगस्त की शाम उस सड़क से गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियों में से एक गाड़ी के अगले हिस्से पर लगे नंबर प्लेट पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर था,
वो गाड़ी के पिछले हिस्से पर लगे रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग था। यह गाड़ी व्हाइट कलर की मारुति सुजुकी ब्रेजा थी। इस गाड़ी का बोनट भी मॉडिफाइड लग रहा था। भला कोई आदमी एक ही गाड़ी पर दो अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर क्यों चलाएगा? बस इसी बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले गाड़ी मालिक की पहचान के लिए दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर तो फर्जी है, लेकिन दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर है और यह गाड़ी किसी सतीश केएन के नाम पर दर्ज है। जांच में पता चलता है कि सतीश कोटागेरे के ही उर्डीगेरे गांव का रहने वाला किसान है। परिवहन विभाग से ही सतीश की डिटेल्स लेते हुए पुलिस वाले सतीश के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन सतीश का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। सतीश के नंबर की और डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि 3 अगस्त की शाम सतीश का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। मोबाइल लगभग उसी समय स्विच ऑफ हुआ था जिस समय लक्ष्मी देवी के गायब होने की संभावना जताई गई थी। रात में मोबाइल ऑन हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से सतीश का फोन ऑफ था। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि इस केस में सतीश ही कुछ अहम जानकारी उन्हें दे सकता है, इसलिए सतीश की तलाश में पुलिस वाले लग जाते हैं। पहले तो सतीश की गाड़ी की पहचान कंफर्म की जाती है। सतीश के इलाके में रहने वाले पुलिस के मुखबिर पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने इस गाड़ी को 3 और 4 अगस्त की शाम सतीश के ही एक फार्म पर देखा था, जो सुनसान इलाके में है। पुलिस वालों के लिए ये एक अहम जानकारी थी। इस आधार पर वो सतीश से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। उसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाते हैं, लेकिन पता चलता है कि सतीश चिकमगलूर गया हुआ है। पुलिस वाले अपना भेष बदलकर सतीश का पीछा करना शुरू करते हैं। कुछ घंटों की लुक्का छुपी के बाद सतीश को होरानाडु मंदिर से हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस को देखते ही सतीश के साथ उस समय मौजूद एक और शख्स भागने लगता है, इसलिए उसे भी पुलिस साथ पकड़कर ले आती है। दूसरे शख्स का नाम किरण था, जो रिश्ते में सतीश का चचेरा भाई था। सतीश और किरण से पुलिस वाले पूछताछ शुरू करते हैं। पहले तो दोनों से भागने के बारे में पूछा जाता है, तो दोनों ही जवाब देते हैं कि वो पुलिस को देखकर घबरा गए थे, इसलिए भागने लगे थे। अब पुलिस वाले सतीश से लक्ष्मी देवी के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। लक्ष्मी देवी का नाम सुनते ही वो घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी लक्ष्मी देवी को नहीं जानता हूं। सतीश के जवाब देने के तरीकों पर पुलिस वालों को संदेह होने लगता है और अब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं। पुलिस वालों की सख्ती के कारण सतीश उन्हें ज्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाता है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाता है। पुलिस वालों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में सतीश एक्सेप्ट कर लेता है कि लक्ष्मी देवी के गायब होने में न सिर्फ उसका हाथ है, बल्कि इन सब में उसका चचेरा भाई किरण भी शामिल है और ये सब कुछ उसने लक्ष्मी देवी के दामाद रामाचंद्रप्पा एस के कहने पर किया है। अब इस केस की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए जल्द ही लक्ष्मी देवी के दामाद को भी हिरासत में ले लिया जाता है और अब इन तीनों से एक साथ बैठकर पूछताछ शुरू होती है। इस पूरी पूछताछ में पूरे रहस्य से पर्दा उठता है। इन तीनों द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक, पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, रामचंद्रप्पा इसी इलाके में रहने वाले हैं। वो पेशे से दांत के डॉक्टर हैं। उनकी उम्र फिलहाल 47 साल है। इनकी शादी कई साल पहले हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन किसी कारण पत्नी से इनका तलाक हो गया था। पत्नी से तलाक होने की वजह से कुछ समय तक तो रामचंद्रप्पा अकेले रहते थे। फिर 2018 में रामचंद्रप्पा की मुलाकात लक्ष्मी देवी की बेटी तेजस्वी से होती है। उम्र में तेजस्वी डॉक्टर से लगभग 20 साल छोटी थी। यहां तक कि तेजस्वी की मां लक्ष्मी देवी भी अपने होने वाले दामाद से 5 साल छोटी ही थी। उम्र में 20 साल से अधिक का फासला होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। फिर सभी की मर्जी के खिलाफ जाते हुए 2019 में ही दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद तेजस्वी एक बच्चे की मां भी बनती हैं। तेजस्वी की शादी से उसकी मां बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, फिर भी वो अक्सर अपनी बेटी से मिलने आया करती थी। लेकिन लक्ष्मी देवी का अपनी बेटी से मिलने आना जाना दामाद रामाचंद्र अप्पा एस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसका कारण यह था कि उन्हें लगता था कि लक्ष्मी देवी तेजस्वी को उनके खिलाफ भड़काती हैं। इस कारण पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयां होती थीं। बीतते समय के साथ ही लड़ाइयां बढ़ती ही चली जाती हैं। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक रामाचंद्रप्पा को यह भी शक होने लगता है
कि उसकी सास लक्ष्मी देवी का कई अलग अलग मर्दों से अवैध संबंध है। इसके अलावा उन्हें शक होता है कि लक्ष्मी देवी अपनी बेटी पर भी दूसरे मर्दों से संबंध बनाने का दबाव डाल रही हैं। इन्हीं शक के कारण रामचंद्र अप्पा एस के मन में ये बात बैठ जाती है कि सास की हरकतों की वजह से इलाके में उसका नाम खराब हो रहा है, उसका परिवार बिखर रहा है और शायद परिवार खत्म भी हो जाएगा। बस इसी आधार पर एक दिन वो अपनी सास को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लेता है। सास को खत्म करने की प्लानिंग के तहत वो लगभग 6 महीने पहले ही मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदता है, लेकिन उसे अपने नाम पर ना लेने की बजाय सतीश के नाम पर रजिस्टर करवाता है। अपने प्लान में वो सतीश को भी शामिल करता है। इस काम में साथ देने के बदले सतीश को लगभग 4 लाख रुपए कैश के साथ साथ एक नौकरी दिलवाने का भी वादा करता है। पैसे के लालच में आकर न केवल सतीश लक्ष्मी देवी को खत्म करने के प्लान में शामिल होता है, बल्कि उसके कहने पर वो अपने चचेरे भाई किरण को भी प्लान में शामिल कर लेता है। गाड़ी खरीदने के बाद इन दोनों को 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर भी रामचंद्र अप्पा देता है। सब कुछ तय होने के बाद ये लोग सही मौके की तलाश में लग जाते हैं। ये मौका इन तीनों को 3 अगस्त 2025 को मिल जाता है। हमेशा की तरह 3 अगस्त को लक्ष्मी देवी अपनी बेटी से मिलने के लिए आती हैं। जब ये वापस अपने घर जाने लगती हैं तो जानबूझकर रास्ते में अपनी गाड़ी लिए रामचंद्र अप्पा मिलता है। वो बड़े प्यार से अपनी सासू माँ से कहता है कि मैं भी उधर ही जरूरी काम से जा रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी से आगे तक छोड़ दूंगा। दामाद के कहने पर लक्ष्मी देवी उस गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी में पहले से ही सतीश और किरण चुपके से पीछे छुपे हुए थे। लक्ष्मी देवी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। गाड़ी जैसे ही एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, सतीश और किरण अचानक से लक्ष्मी देवी की सीट पर आते हैं और उसका गला घोंट देते हैं। लक्ष्मी देवी गाड़ी में ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। इसके बाद ये तीनों डेड बॉडी को इस गाड़ी से लेकर सतीश के फार्म पर आ जाते हैं। यहां सन्नाटे और अंधेरे का फायदा उठाकर तीनों एक साथ मिलकर शव को 19 टुकड़ों में काटते हैं। फिर उन टुकड़ों को पेपर में लपेटकर ब्लैक पॉलिथीन बैग में डाल देते हैं। फिर पुलिस को गुमराह करने की नीयत से उस लोकेशन से काफी दूर जाकर सुनसान इलाके में सड़क किनारे 19 अलग अलग जगह पर लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में उन सभी 19 टुकड़ों को फेंक देते हैं। इन तीनों को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी कर लिया है। अब उन्हें पकड़े जाने का डर भी नहीं रहता है। इन लोगों का भरम तब और ज्यादा मजबूत हो जाता है जब शुरुआती 3 दिनों में पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाता है, लेकिन अचानक से उन टुकड़ों की भनक कुत्ते को हो जाती है और कुत्ते की वजह से पुलिस वालों को इस केस का पहला ब्रेक थ्रू मिल जाता है और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। इस रूह कपा देने वाली हैवानियत की हकीकत सुनकर पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया जाता है। वहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल तीनों जेल में ही बंद हैं। पुलिस भी अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक पुलिस कई अहम सबूत जमा कर चुकी है। जल्द ही अदालत में इन तीनों के खिलाफ आरोप भी साबित हो जाएगा। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि अदालत इन्हें क्या सजा देती है। जो भी हो, इन हैवानों को उनके किए की सजा मिलेगी ही। फिर भी अगर आपको मौका मिले तो इन दरिंदों को आप क्या सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मूजी मैन ऑफिशियल, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप कोई भी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।